देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। सारे लोग चिल्ला रहे थे बस कि किसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। यहाँ देखिए ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बोरे हैं, यहाँ पर जूते चप्पल हैं, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। लोग का 6 बजे जानकारी हुआ है कि 2 डेड कर गया। सारे मिलके दबा गए थे, घींच के सारे मिलके हटे हैं। यहाँ से हाँ जी, सीढ़ी से भागना। हाँ जी। अधिक क्राउड होने के बाद यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी नहीं था। मैम भगदड़ मचने का कारण है कि उधर से जो ट्रेन आई ना, वो ट्रेन रुकी, इधर से पब्लिक का जाम होने के कारण ये भगदड़ है। मरते हुए लोग देखे, यहाँ पड़ी हुई लाश देखी हूँ। बेटी मेरे आगे थी 19 साल की, उसको बचा रहा था और वो पत्नी आगे थी मेरे आंखों के सामने। भारी भीड़ होने के बावजूद लोगों को रोका नहीं गया। क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से रेलवे फेल रहा है। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है एबीपी न्यूज पर सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। महादंगल करने के लिए इस वक्त हम सीधे रुख कर चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। भारी भीड़ इस वक्त भी देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बताते चले कि कल बीती शाम से लेकर देर रात तक जिस तरह की स्थिति यहां पर पनपी, उसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। यहां पर मची भगदड़ में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 13 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कसूरवार कौन है? इतनी बड़ी भगदड़ मची कैसे? लोगों का हुजूम जब उमड़ रहा था, उसके बावजूद जनरल टिकट लगातार कैसे बेचे जा रहे थे? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन आपको बताते चले, कल रात 9:30 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 को लेकर जिस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बनी, दरअसल एक ही प्लेटफॉर्म पर 3 अलग अलग गाड़ियों के लोगों की मौजूदगी हो गई और वहां पर भगदड़ मचने के कारण अफरा तफरी फैल गई। लोगों का दम घुटने लगा, लोग वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। यहां तक कि जो प्लेटफॉर्म थे वहां पर भी भारी तादाद में लोगों की भीड़ मौजूद थी। अब सवाल यह है कि जिस रेलवे के ऊपर जिम्मेदारी है क्राउड मैनेजमेंट की, उसने उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया? 18 लोगों की मौत का कसूरवार कौन है? लीपापोती की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच देश की सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव के साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों की ओर से सरकार पर सवाल पूछे जा रहे हैं, ये कहते हुए कि प्रयागराज महाकुंभ का राजनीतिकरण करने की कोशिश बीजेपी की ओर से किया गया, लेकिन लोगों को लेकर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। यही कारण रहा कि एक बार मौनी अमावस्या को भगदड़ में 30 लोगों की जान प्रयागराज में चली जाती है और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर भगदड़ मचती है और यहां पर 18 लोगों की मौत हो जाती है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। कार्रवाई कब की जाएगी उन दोषी लोगों के खिलाफ जिनके कारण इस तरह के हालात इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पैदा हुए? वो कौन लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते रहे? यहां पर भीड़ बढ़ती भी चली गई, उसको रोकने का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्राउड मैनेजमेंट के तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। आपको ये जानकारी भी थी कि शनिवार और रविवार का दिन ऐसा होता है जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज की ओर जाने के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी। उसके बावजूद टोपी ट्रांसफर कर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के पीछे की वजह क्या रही? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले बयानों के बाण एक दूसरे पर किस तरह से चलाए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जो कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो हादसा नहीं, नरसंहार। रेल मंत्री जिस निर्लज्जता पे उतर आए और मौत के आंकड़े छुपाने लगे और सब ठीक है का एक नैरेटिव चलाने लगे, ये कौन सी गैर जिम्मेदारी? और ऐसा व्यक्ति हमारी भारतीय रेल का मंत्री नहीं हो सकता है। उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। दुर्दैवी इस प्रकार का हादसा है, आगे इस प्रकार की घटना न हो, इस दृष्टि से प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेगा। इस देश के लोगों की नियति में ही मरना लिखा हुआ है। कभी ट्रेन का एक्सीडेंट, कभी प्लेटफॉर्म पे मरना है, कभी रोड के एक्सीडेंट पे मरना है। रेल मंत्री जी की जवाबदेही कब तय होगी? ये जानबूझ करके कुछ घटनाएं वैसी हो जाती है अफरा तफरी में, तो उसके लिए
सरकार दोषी नहीं है, मैनेजमेंट दोषी नहीं है, लोग दोषी हैं जो एक दूसरे को जगह नहीं देना चाहते हैं और दूसरे की जगह पर बैठ जाना चाहते हैं। ये गलती है रेलवे के मैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से लोगों की मौत हुई। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब, फालतू है कुंभ। किसी के आस्था पर आप कैसे प्रश्न लगा सकते हैं? खुद रेल मंत्री रहे वो, और कितनी घटनाएं हुई है सबको पता है, कितनी बार इस्तीफा दिए थे। ट्रेनों में लेट लतीफी, ट्रेन में देरी, उसके बाद अनाउंसमेंट गलत तरीके से किया जाना और फिर भारी भीड़ का एक ही प्लेटफॉर्म पर उमड़ आना, ये तमाम वो कारण बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले जांच कमेटी का भी गठन किया गया है, लेकिन जांच के बाद क्या वास्तव में उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी जवाबदेही सीधे इस मामले में बनती है, या फिर लिपापोती की कोशिश की जाएगी? रेलवे बार बार पुराने गलतियों से सीख क्यों नहीं लेता है? क्योंकि इसके पहले 2013 महाकुंभ में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी उनमें 42 लोगों की जान चली गई थी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रेमपाल शर्मा, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हुए, विपक्षी दलों के तमाम नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा है कि पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की जा रही है, अधिकारियों को, रेल मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है और कुंभ को बढ़ा चढ़ाकर जिस तरह से सामने रखा गया, लेकिन बदइंतजामी का आलम इतना ज्यादा था कि प्रयागराज से लेकर नई दिल्ली तक आप देखिए भगदड़ और उसमें लोगों की जाने गई। कब होगी कार्रवाई जवाबदेह लोगों के खिलाफ? अजय आलोक जी। चित्रा जी, देखिए जो आज कल हुआ रात में वो हम लोग के लिए बहुत कष्टदायी था, सबके लिए हृदय विदारक था और मारे गए लोगों को प्रति हमारी बहुत संवेदना है। और जो घायल हैं उनके प्रति सरकार लगी हुई, उनका इलाज हो रहा है, बहुत जल्दी ठीक होकर निकलेंगे। निश्चित रूप से ये मानवीय भूल थी और हमारी जिम्मेदारी थी, इसमें कोई शक नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे और इसीलिए जांच टीम गठित की गई है। देखिए सबसे बड़ी बात ये आप समझिए कि ये महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, ये भगदड़ कोई प्रयागराज में नहीं मची है, ये भगदड़ नई दिल्ली स्टेशन में मची है। एक कन्फ्यूजन फैलने के चक्कर में कि स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जो प्रयागराज जा रही है, प्लेटफॉर्म से लोग इधर से उधर जाने लगे, अव्यवस्था फैल गई और नीचे उतरने के क्रम में एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते चले गए, ये हादसा हुआ। दुखद है, ये हादसा नहीं होना चाहिए था निश्चित तौर पे। उसी की ये जांच चल रही है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज रहने के बावजूद भी, जीआरपी रैपिड एक्शन फोर्स के रहते हुए भी, तब भी ये हादसा कैसे हुआ, और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और जिनकी भी जिम्मेदारी होगी उनको जिम्मेदारी से जवाब भी देना होगा और कार्रवाई एक्शन को भी फेस करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक रहे विपक्ष की बात, तो ठीक है, लेकिन अजय आलोक जी, मेरा पलटकर आपसे सवाल ये है, देखिए विपक्षी दलों के सवालों पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले रेलवे की ये जिम्मेदारी बनती है, रेलवे की ये जिम्मेदारी बनती है। इतनी ज्यादा भीड़ अगर लाखों की तादाद में यहाँ पर आ रही है, कल शाम से ही लोगों ने, मैं बीती रात खुद यहाँ पर मौजूद थी, मैंने लोगों की बेबसी देखी, मैंने देखा कि किस तरह से दो दोस्त जा रहे थे प्रयागराज घूमने के लिए, एक की जान चली गई, दूसरा बेबस होकर रोता हुआ दिखाई दिया। मैंने यहाँ पर देखा किस तरह से कपड़े लोगों के जहाँ तहाँ फैले हुए थे, मैंने देखा यहाँ पर कि किस तरह से लोगों के सामान जहाँ तहाँ बिखरे हुए थे। सवाल ये है अजय आलोक जी कि पहले से रेलवे को ये जानकारी थी कि भारी भीड़ उमड़ेगी, उसके बावजूद अव्यवस्था का ये आलम कि रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। और ये देखिए, इसको हम किसी तरह से टाल दें कि हाँ गलत अनाउंसमेंट किया गया और उसके बाद भगदड़ मच गई, 18 लोगों की जान चली गई है, जो लोग मारे गए हैं, आप समझ रहे हैं कि बीती रात भगदड़ हुई, उनके जीवन में कभी सुबह नहीं होगी उन जिंदगियों की। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है अजय आलोक जी, जिनकी गलती के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, आपकी हर बात में सच्चाई है, इसमें मैं कहीं विमुख नहीं हूँ। इसमें 18 लोग की ज़िंदगी गई है, वो किसी चीज़ से कॉम्पनसेट नहीं की जा सकती है, ना कोई मुआवजा कॉम्पनसेट कर सकता है, ना कोई शब्द कॉम्पनसेट कर सकता है। और निश्चित तौर पे अभी कुंभ का भी काफ़ी दिन, अभी 26 फरवरी तक कुंभ है, उसके बाद भी 3-4 दिन का एक्सटेंशन और होगा, तो हमारे पास अभी अनदर 13 दिन है कि 13 दिन इस कुंभ को कैसे मैनेज करना है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो।
तो सारे प्रोटोकॉल बदले जा रहे हैं निश्चित तौर पे। अब प्रयागराज के अलावा और भी जितने स्टेशन हैं जहाँ से एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही हैं उन सब पे इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू होगा। और यकीन मानिए जांच की रिपोर्ट जैसी ही आएगी वैसे ही कार्रवाई होगा। इस एक्शन से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे लिए भी ज़िंदगियों का बहुत मतलब है। यह आसानी से कोई मतलब नहीं था, मतलब कल इस भगदड़ का होने का कोई मतलब नहीं था। ये बिल्कुल 100% चूक है, मानवीय चूक है जो नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको, और जांच की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई होगी और कार्रवाई में कोई नहीं बचेगा। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि अखिलेश यादव की ओर से यहाँ पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, ये कहते हुए कि जो जिम्मेदार जवाबदेह लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कुछ मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। अखिलेश यादव जी ने लिखा है, सबसे पहले किसी भी महाआयोजन को राजनीतिक दृष्टि से देखना, उसे अपने आत्म प्रचार चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना और इस तरह का सांस्कृतिक आयोजन जनता का पैसा बहाना, उसके संबंध में मिथ्या प्रचार करके झूठ फैलाना और तमाम बातें एक एक करके उनकी ओर से कई सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इसके पहले 2013 में प्रयागराज में भी इस तरह की स्थिति जब वो इलाहाबाद हुआ करता था, आप लोगों के समय में जब आपकी सरकार हुई थी 42 लोगों की जान चली गई थी। एक ऐसे वक्त में जब लोगों को ढांढस बंधाने की, उनके प्रति अपनी संवेदना जताने की जरूरत है, तो उस समय भी क्या समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों को राजनीति करनी चाहिए? क्यों नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में मिल बैठकर कम से कम कोई ऐसे सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके और इसी के साथ ही दोबारा ऐसे हालात पैदा नहीं हो, उसको बनने से रोका जा सके। राजनीति क्यों हो रही है इस पर आशुतोष जी? जी धन्यवाद चित्रा जी। राजनीति सिर्फ 2014 के बाद से शुरू हुई है, उसके पहले तो सब लोग जो है सहानुभूति दिखलाते थे। और अभी कुछ ही दिनों पहले जब स्टैम्पीड हुआ कुंभ में, तो भारतीय जनता पार्टी के निर्लज्ज पद जो प्रवक्ता हैं वो हमको बार बार समझा रहे थे कि रेलवे में जो स्टैम्पीड हुआ था वो कुंभ की नकाती 2013 में थी। तब आप उनसे सवाल पूछती कि तब आप क्यों नहीं कर पा रही थी। खैर मेरा मतलब ये नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन चित्रा जी एक बहुत बाजू सवाल इसमें है कि इस देश ने सन 1956 में लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा भी देखा, नीतीश कुमार जी का भी 1999 में इस्तीफा देखा, ममता बनर्जी का भी इस्तीफा देखा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कौन सी बूटी है जो लगातार हादसे होने के बाद भी एक नौकरशाह अब जो मंत्री बनाया गया वो नहीं दे रहा है? उसकी वजह बहुत देश जान ले कि जब भी आप इस तरीके के नौकरशाह को लैटरल एंट्री से उठा के मंत्री बना देंगे तो उसकी जनता की तरफ जवाबदेही नहीं है। वो मुस्कुराता है, वो सब कुछ करता है। अभी मैं रेल हादसों की लिस्ट देख रहा था, 2024 में 12 दर्दनाक हादसे हुए थे। 28 फरवरी को लेके जामतारा, 18 जुलाई को गोंडा में, 30 जुलाई को जमशेदपुर में, 17 अगस्त को कानपुर में, 11 अक्टूबर को तमिलनाडु में, 25 अक्टूबर को फिर तमिलनाडु में, 26 अक्टूबर को फिर रामेश्वरम में, 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में, 28 अक्टूबर को हरियाणा में, 2 नवंबर को केरला में, 9 नवंबर को बरौनी जंक्शन पे, 13 नवंबर को तेलंगाना में और 22 जनवरी को जलगांव में, और अब ये। लेकिन किसी ने इस्तीफे के लिए बात की है भारतीय जनता पार्टी से? ये वजह ये है क्योंकि इनको जनता को जवाब नहीं देना है। ये फिर किसी ब्यूरोक्रेट को लगा के उठा के मंत्री बना देंगे। और जनता जो प्रधानमंत्री मोदी अभी बोल के आए ना, एस्पिरेशनल इंडिया, वो एआई बसल में हिंदुस्तान में अनाथ इंडिया हो गई। हम कुंभ में जाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दादी दादा के साथ कि उनको कुंभ में उनको तर्पण करवाएं, और वहां जाके वो बिछड़ जाते हैं, मौत हो जाती है, और 16 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं बता पाती कितने लोग मर गए, और आज तक ये नहीं बता पाए कितने लोग गुम हैं। लेकिन किसी की जवाबदेही नहीं है। लेकिन 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, दिव्य दर्शन हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। 140 टेंट में आग लग जाती है, कोई जवाबदेही नहीं है। 150 किलोमीटर तक जाम पड़ा रहता है, बच्चे भूखे प्यासे गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं, बगल वाले गांव से दूध मांग के बच्चे पी रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन राजनीति विपक्ष कर रहा है। आपका ये सवाल कितना तार्किक है ये अपने आप से पूछिए। आपको सवाल से उंगली, आप सरकार को उंगली डालना चाहिए कि क्यों नहीं आज रेल मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। नैतिकता कहाँ चली गई? आशुतोष वर्मा जी, आप मुझे बता दीजिए कि मैं कौन सा सवाल पूछूं।
सर अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग पत्रकारों का सवाल तय करने लगेंगे ना तो मेरे यहाँ पर होने का कोई मतलब नहीं होता है आशुतोष वर्मा जी। फिर आप लोग मिल बैठकर महादंगल में डिबेट आपस में कर लिया करिए। पत्रकारों के सवाल को थोड़ा सा पहचाना सीखिए, उस पर जवाब आपसे मांगा गया है, आपने सवाल उठा दिए। अब सवाल इतना तार्किक है या अतार्किक है सर, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि बेहद हास्यास्पद हैं। प्लीज सर एक सेकेंड सर, मैं ये सरकार से सवाल पूछा नहीं, पहला सवाल लेकर अजय आलोक के पास गई। मैं कैसी बात कर रहे हैं अजय आलोक जी आप? अरे आशुतोष जी, अजय आलोक के पास ही गई थी मैं पहला सवाल लेकर ना। दुख प्रकट अब कर आप देंगे लोग मुझे लिखित में दे दीजिए कि कौन सा सवाल पूछना है। हर रेल हादसे में एक दुख प्रकट कर देना, इससे कहां पे हिंदुस्तानी जाएंगे? अपना काम करें सर। ये भारत के भारतवासी लोग आशुतोष वर्मा के नहीं, आप अपना काम करिए, मैं आपके काम करने से परेशानी नहीं है। बीती रात भी आशुतोष वर्मा जी जब आप सो रहे थे उस समय मैं रात में यही थी, मैं पूरी रात यहीं पर थी आशुतोष वर्मा जी, और मैं इस समय भी यहीं पर हूँ। प्लीज ये सवाल बताना बंद कीजिए आप लोग, प्लीज सर। आपके रहने से ट्रेन एक्सीडेंट बंद। चित्रा जी एक मिनट, आप गाइड नहीं करेंगी, पहले मेरी बात सुनिए, लगातार आप बोलती जा रही हैं। आपके रहने से, मेरे रहने से अगर ट्रेन एक्सीडेंट रुक जाए तो हम लोग वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन क्या ये हल है? आपको एक बार अश्विनी वैष्णव से आपने पूछा कि आपको क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? एक बार भी नहीं लेना। वो आदमी डिनाइड कर रहा है कि कुछ नहीं है, पहले फिर ट्वीट डिलीट कर रहा है। क्यों नहीं लेना चाहिए? और आप 2013 में हुए हादसे में और विपक्ष से सवाल पूछ रही है। चाहिए था, आपने नहीं देखा है, ठीक है सर, ठीक है। तो विपक्ष को मैंने विंडो में सजावट के लिए बुलाकर रखा है। सारा सवाल मैं अजय आलोक से ही ले लेती हूँ। अजय आलोक जी, वो सवाल कर रहे हैं कि रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि कई रेल मंत्रियों ने जब पिछली बार हादसे हुए थे उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। अजय आलोक जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी से नैतिकता का ज्ञान लेने की हमें जरूरत नहीं है। ये वही पार्टी है जिसके सांसद कल बोल रहे थे कि कुंभ में डुबकी लगाने से मोक्ष और स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। ये उसी लालू यादव के समधी हैं जिन्होंने, लालू यादव ने आज कहा था कुंभ फूंभ फालतू है, कुछ नहीं होता है। इनका मकसद एक पैसा, इनको संवेदना नहीं है जो मारे गए लोग हैं या घायल लोग हैं, एक पैसे की संवेदना नहीं है। ये राजनीतिक गिद्ध हैं, ये गिद्धों की तरह राजनीति करने आ गए हैं यहाँ पे। मैं सुबह से कह रहा हूँ ना, इनको एक पैसा संवेदना के बोल नहीं है, एक पैसा किए नहीं कि कैसे उनकी ट्रीटमेंट की जाए। आज तक ये जब भी गए कुंभ पे, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, एक बार अखिलेश यादव ने अगर अच्छे शब्द बोले हो महाकुंभ के लिए, एक शब्द भी, हमेशा महाकुंभ को कोसना। सनातन विरोध अंदर से निकल के आता है ना। देना दीजिए। और ये अरे कम से कम जो मर गए उन पे तो कम से कम दया दृष्टि रखिए। के बारे में जानते हैं, जो मर गए उन पे दया दृष्टि कीजिए। अरे भाई साहब शर्म करिए। पहली बार मेडिकल एम्बुलेंस की बात अगर शर्म आपको आनी चाहिए। आप लोग बेशरम नंबर 1। शर्म नहीं आती है, आप सनातन की बात करते हैं और सनातनियों की हत्यारोपी करते हैं। महोत्सव करने वाले ट्वीट करके लिख रहे हैं कि सारे सांस्कृतिक धार्मिक महोत्सव को राजनीति के चश्मे से बैठ गए हैं। जिस प्रकार से महोत्सव में सबको नचवाने वाले धार्मिक महोत्सव और सांस्कृतिक महोत्सव का महत्व जानेंगे, इस्तीफा दे जाके, और उसको हम लोग को राजनीतिक दृष्टि सिखाते हैं। उस पे हम लोग राजनीतिक मार दीजिए, आप महोत्सव कीजिए, उस पे कौन से दृष्टि से करते थे? सैकड़ों लोगों को मार दीजिए। सैफई महोत्सव कौन से दृष्टि से करते थे? मनोरंजन की दृष्टि से। इंडिया ही चल रहा है। अरे अनाथ इंडिया, आप लोग अनाथ हुए, राजनीतिक तौर पे आप लोग अनाथ हो चुके। हम अनाथ इंडिया है, हम राजनीतिक तौर पे आप लोग अनाथ हो चुके, अनाथ ही रहेंगे। हम कीड़े मकोड़े हो गए हैं। आपके जो लक्षण है ना, राजनीतिक तौर पे आप अनाथ रहेंगे। हाउडी मोदी करनी हो तो व्यवस्था होती है। हादसे पे राजनीति करने वाले को गिद्ध कहते हैं। प्रतिष्ठा करनी हो तो व्यवस्था होती है। हादसे पे और लाशों पे राजनीति करने वाले को गिद्ध कहते हैं। कीड़े मकोड़े की तरह मर जाए, किसी को कोई चिंता नहीं होती है। कल फिर सूट पहन के बैठ जाइएगा और कल फिर आप हाउडी मोदी करने चले जाइएगा। वहाँ व्यवस्था हमारे देश के लोग कैसे हैं, हमारे देश के लोग कैसे रह रहे हैं, वो सबको पता है। आपके ऐसे नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। सैफई महोत्सव करते रहिए, वहीं पर रहिए आराम से। सैफई महोत्सव करते रहिए, वहीं रहिए, ठीक है ना। कम से कम लाशों पे संवेदना होनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने तो अनाथ इंडिया बना ही दिया है, जो लंबा चौड़ा असल में एआई बनाया है। किसी भी राजनीतिक महोत्सव को राजनीति की और 140 करोड़ लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने पे बस मजबूर हैं और आदमी अपना सूट बूट लगा के घूम रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप जैसे लोग और आप जैसी पार्टी जो राजनीतिक रूप से अनाथ हो गई है, ना आपको शर्म आती है, कोई नहीं देगा, ना आप लोगों को फर्क पड़ता है। संवेदनशील मामला है पूरा, और मुझे लगता है कि राजनेताओं को भी उसी तरह की गंभीरता का परिचय इस मामले में देना चाहिए। जरा उन परिवार वालों के बारे में भी सोचे जिन्होंने 18 लोगों को खोया है। थोड़ी सी संवेदनशीलता।
राजनीतिक दलों से जिसकी उम्मीद की जाती है। प्रियंका कक्कड़ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, संजय सिंह ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की बात आप लोग कर रहे हैं? और जब बीती रात आतिशी जी LNJP अस्पताल गई थी, उनकी ओर से भी कहा गया था कि पूरे मामले में राजनीति नहीं बल्कि लोगों की सहूलियत का हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। लेकिन रात गई बात गई, सुबह उठते ही पॉलिटिक्स बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच भी जारी हो गई। किस तरह की कार्रवाई किनके खिलाफ होनी चाहिए? प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है? चित्रा जी, उसका एक कारण है कि राजनीति क्यों शुरू हो गई। रात को इनके CPRO ने कहा कि किसी भी र्यूमर पे ध्यान ना दें, कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ। रात को ना अमित शाह जी ने कोई ट्वीट किया, ना प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ट्वीट किया, ना अश्विनी वैष्णव जी ने कोई ट्वीट किया, पर LG ने कर दिया। LG ने कहा कि जो 15 लोग मरे उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं। आधे घंटे बाद LG ने वो ट्वीट को एडिट किया और लिखा, वो डिलीट कर दिया पोर्शन, जैसे कोई मरा ही ना हो। तो इन्होंने पूरा कोशिश किया कवर अप करने की। आप सोचिए, अगर नई दिल्ली जैसी राजधानी में ये एक कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं, तो छोटी छोटी जगहों पे जहां रेल हादसे होंगे वो कितने आपको पता चलते होंगे। मैं आपको एक आंकड़ा दे देती हूँ। जब से अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे मिनिस्ट्री संभाली है पार्ट टाइम, क्योंकि उनके पास और भी पोर्टफोलियो है, जब से उन्होंने पार्ट टाइम रेलवे मिनिस्ट्री संभाली है 200 एक्सीडेंट हो चुके हैं, ऐसा कमीशन फॉर सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी ने बताया। इसमें आज ये उम्मीद रख सकते हैं कि कम से कम एक कार्रवाई तो क्या होगी ना, आपको पता ही है चित्रा जी, अगले कुंभ से पहले 2 छोटे कर्मचारियों के ऊपर कांच गिर जाएगी, वो तो आप भी जानती है। अगर कार्रवाई करनी है तो रेलवे मिनिस्ट्री, एक तो हमें फुल टाइम मिनिस्टर दो और ऐसा निकम्मा इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर हटा दो। इनका इंटरेस्ट सिर्फ प्रचार में है। और तो और देखिए, मैं देख रही थी कि इन्होंने क्या कुव्यवस्था की। अच्छा, योगी जी ने कहा कि 100 करोड़ एक्सपेक्टेड है, 45 करोड़ आ गए हैं, तो क्या इनकी क्या व्यवस्था थी एयरपोर्ट्स पे, स्टेशंस पे या रोड्स पे? ये सब जगह सार्वजनिक हमें दिखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा खेद है कि CPRO जो कल रात को कह रहे थे कि अफवाह है, अफवाहों पे मत जाइए, कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ, आज सुबह वो बयान देते हैं कि कोई कैंसलेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई थी, कोई गलत अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। दिल्ली पुलिस अलग बता रही है। और जब इस खिचड़ी की जांच होगी ना, क्योंकि ये खिचड़ी इतनी पका दी, एक एजेंसी कुछ बोल रही है रेलवे की, पुलिस कुछ बोल रही है, आप देखिएगा निष्कर्ष अगले महाकुंभ तक आएगा कि कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है जो बद से बदतर होती जा रही है भाजपा के राज में। ये हमारे देश की रेलवे की व्यवस्था है जहां 3 करोड़ लोग एक सामान्य दिन में 3 करोड़ लोग दुनिया के 4th लार्जेस्ट नेटवर्क से ट्रैवल करते हैं। वहां पर 200 एक्सीडेंट्स हो गए हैं पिछले 4 सालों में। ओनली इन 4 years 200 रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स। इमेजिन द नंबर विच विल बी हिडन। मैं ये देख के हैरान हूं कि इन्होंने ऐसी कोशिश, मतलब आप सोचिए इनका कैसा शैतानी दिमाग है। लोग मर गए, मरे, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं। लोगों के परिजनों पे क्या जाती होगी जब रेलवे मिनिस्ट्री का एक बंदा कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं। आप सोचिए उन पे क्या बीतती होगी। ये बहुत ही गंदे लोग हैं। इनको गवर्नेंस का कोई मतलब ही नहीं आता। इनको सिर्फ राजनीति, प्रचार दिखाना है, बस अच्छा दिखाना है। अंदर से गवर्नेंस में जीरो है ये सरकार। चित्रा जी, 10 सेकंड। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी, सीधे आपसे जवाब लेते हुए आम आदमी पार्टी जो सवाल रेज कर रही है, उसके बाद मैं अजय आलोक जी आ रही हूँ, एक टिप्पणी बाकी लोगों की भी कर लूँ। प्रेमपाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए 10 सेकंड बोल लीजिए अजय आलोक जी, 10 सेकंड बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि निकम्मा कौन है, निकम्मी सरकार कौन है, अभी तो 8 तारीख को दिल्ली की जनता ने दिखाया है। कान पे लगता जू नहीं रहेगा उसका निकम्मा निकम्मी कहने के ज्यादा। शर्म नहीं आती? भाषा में सुधार नहीं होगा। नहीं, लोग मर गए, यही हाल होता है, छुपा रहे थे। दूसरी बात, लोकसभा में बैठ के जाके रेलवे सिक्योरिटी में पता कर लीजिए, एक्सीडेंट 60 to 70% घट चुके हैं। लेस देन 40 एक्सीडेंट पर ईयर पे आ गए हम लोग। कहाँ रहती है? हवा में रहती है। मिसलीड कर रहे हैं, निकम्मे, सबसे बड़े निकम्मे को हटाया दिल्ली ने। कर रहे हैं फिर से अपने, पता करिए, जाके गूगल करके RTI कर लीजिए, जाके गूगल करके RTI करिए, समझिए ना। सबसे बड़ी निकम्मे आप लोग थे जिनको हटाया है दिल्ली की जनता ने। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट पढ़िए आप झूठ बोल रहे हैं। फॉर रेलवे सेफ्टी RTI करके देखिए, लोकसभा के फ्लोर पे बोला हुआ है ये बयान। एक नंबर के लोकसभा के फ्लोर पे, लोकसभा के फ्लोर पे झूठ बोला जाता है। सबसे बड़े निकम्मे आप लोग, इसलिए कान पकड़ के भगाया गया है। झूठ आप बोलते हैं सर, आप ऊपर से नीचे तक झूठे लोग हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के बोल आपके मुंह से निकल रहे हैं कि सब लोग मोक्ष लेंगे। जवाब क्या है? सब लोग मोक्ष लेंगे। मुख्तार अंसारी के बोल भी यही थे, आपके भी बोल वही हैं। मुझे लगता है जरा ये सब एक ही रंग से बचना चाहिए। सर, आज बेहद संवेदनशील दिन है
और इस तरह की पॉलिटिक्स आप लोग आए दिन करते रहते हैं। कम से कम जब लोगों की जान चली जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। सीधे आपके पास आते हुए अवनीजेश अवस्थी जी, उसके बाद दुष्यंत नागर जी, प्रेमपाल शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अवनीजेश अवस्थी जी, अब रेलवे का सीधे तौर पर फेल्योर तो है ही, अगर बदइंतजामी नहीं हुई होती तो भगदड़ नहीं मची होती। एक ही प्लेटफॉर्म पर 3-3 ट्रेनों के यात्रियों का इकट्ठा हो जाना, यही अपने आप में इस बात का परिचायक है कि वहां पर हालात खराब होने ही थे, और वही हुआ और देखिए 18 लोगों की जान चली गई। अवनीजेश जी। चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिसमैनेजमेंट हुआ, फोर्स ही नहीं कर पाए। जिस तरीके का इंतजाम होना चाहिए था, जितनी पुलिस फोर्स या वॉलंटियर्स, होमगार्ड या स्काउट्स वहां पर होने चाहिए थे, वो कोई नहीं था वहां पर। किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म तक जाने में कितना समय लग सकता है लोगों को, और वहां पर इस तरीके की वहां पर अनाउंसमेंट ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये निश्चित रूप से मिसमैनेजमेंट है, गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे हैरत उस व्यक्ति पर होती है जो कह रहा था कि गाड़ियां तो खाली जा रही हैं जी, कोई भीड़ ही नहीं है कुंभ में जी, वहां कोई आदमी नहीं है, ये कह रहे हैं करोड़ों लोग आ गए जी। ये भीड़ दिख रही है स्टेशनों पर, कुंभ में आप सब लोग दिखा रहे हैं, हर एक चैनल दिखा रहा है, और एक पार्टी का नेता कह रहा है कि कुंभ में तो कोई है ही नहीं जी, कुंभ तो खाली पड़ा है जी, वहां पे कोई नहीं है। यही अखिलेश यादव कह रहे थे ना, यही वो अखिलेश यादव है जिन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाना। यही वो अखिलेश यादव है जिन्होंने कहा कि सारी एक ने तो सोशल मीडिया पे कहा कि एक दिन में एक स्टेशन से इतनी गाड़ियां गुजरती हैं, एक गाड़ी में इतने डब्बे होते हैं, एक डब्बे में 72 सीटें होती हैं, 72 को काउंट कर लो तो मुश्किल से 10 लाख लोग भी कुंभ में नहीं होंगे। इस तरह की कैलकुलेशन चल रही थी, पहली बात। दूसरी बात, मुझे हैरत होती है चित्रा जी, ये जितने एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, जब रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, खंबे, बाकी सारी चीजें जब पड़ी मिलती थी, इनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो पकड़ा जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक का बयान तक नहीं आया, एक किसी का भी बयान नहीं आया। पता नहीं क्या उसमें कारण था, मुझे समझ में नहीं आता। चित्रा जी, आज जिस स्थिति में है, और कल आपने सही कहा कि कल आतिशी ने कहा कि इस समय मैं कोई बयान नहीं दूंगी अभी फिलहाल, और उस समय लगा कि इस समय विपक्ष बिल्कुल पूरी तरह से संजीदा है इस घटना को लेकर के। इस घटना की हम सब लोगों की, तमाम राजनीतिक दलों की, ये एक राजनीतिक दल की नहीं होती, तमाम राजनीतिक दलों की ये साझी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं होता कि हम प्रतीक्षा करें कि एक सरकार जिसकी चल रही है वहां पर कोई गलती हो और हम उछल करके पड़े कि देखो गलती हो गई, बजाय इसके कि उसमें हम अपनी सब लोग साझी जिम्मेदारी इस्तेमाल करें। हम सब लोग जानते हैं कि 50 करोड़ या जितने भी लोग हैं वहां पर, जो लोग, कुछ लोग तो गिनती कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, और उन्होंने कहा कि 144 साल कैसे हो गए, ये किसने कह दिया? उस पर भी पंडितों ने जिसने भी कहा 144 साल हुए, उस पर भी पार्लियामेंट में कहा। और दूसरी बात, बड़ी साफ सी बात है, अजय लोक ने कहा कि जितने रेलवे एक्सीडेंट्स कम हुए, आम आदमी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में सवाल उठाए, प्रिविलेज मोशन आएगा अगर रेल मंत्री झूठ बोलेंगे तो। यहाँ पर बैठ करके कितने बढ़े और कितने कम हुए इसकी बात नहीं है। तीसरी बात, एक छोटी सी बात और कहूंगा, रेलवे में अगर छोटा मालगाड़ी का डब्बा भी उतरता है ना, तो वो खबर में आता है। कोई आज तक रेलवे एक्सीडेंट छुपा नहीं पाया, कोई भी नहीं छुपा पाया। यहाँ बैठ कर कहना कि गंदे लोग हैं जी, ये तो छुपा लेते हैं जी, इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, विरोधी दलों से मैं इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन उसके पहले दुष्यंत नागर जी, मैं आपके पास आऊं। प्रेमपाल शर्मा जी, आपसे, चूंकि आप रेलवे से जुड़े रहे हैं, आप पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, मेरा सीधा सा सवाल है, पुराने हादसों से रेलवे सीख क्यों नहीं लेता? अगर प्रयागराज में 2013 में भगदड़ में 42 लोगों की जान जा चुकी थी, भीड़ की वजह से ही तो हुई थी ना, यहाँ पर भी भीड़ के हालात थे, उससे सबक क्यों नहीं सीखा गया? जब मैं यहाँ पर बीती रात पहुंची थी 12:30 बजे के आसपास, तो मैंने ये सुना कि लोगों का ये कहना था शाम 6 बजे से ही रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा था, और उसके बाद 14, 15 और 16 स्टेशन पर क्या हुआ प्लेटफॉर्म नंबर पर, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम हो रहे हादसों से सीख क्यों नहीं लेते हैं? मेरा सीधा सवाल है आपसे। एक रेल कर्मचारी होने के नाते आपकी सारे सवाल मंजूर कि हम सबक क्यों नहीं लेते। और मैं एक और भी कहना चाहूँगा कि इस समय ये चिल्लाने का और लड़ने का वक्त नहीं, सोचने का वक्त है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और ये भी कहूँगा, अगर किसी राजेश खन्ना की पुरानी के जिसने पाप न किया हो, आखिर हम रेलवे की ऐसी स्थिति तक क्यों पहुँचे? मैं आपकी रिपोर्ट से अंदर से हिला हुआ हूँ और यह सोच रहा हूँ कि अगर उस समय
मैं ही वहाँ का इंचार्ज होता तो क्या करता? क्या एक व्यक्ति के फिसलने से भारतीय रेल फिसल जाएगी? क्या इतने बड़े हादसे हो जाएंगे? कितने लोग मरे? वो भी इस महादेश की राजधानी की सबसे अच्छे स्टेशन पर, जिस पर पिछले 20 सालों में लगातार विस्तार हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं। अब आता है प्रश्न कि अब दो तरह की जिम्मेदारी। पहले रेलवे की जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि आखिर जब भीड़ बढ़ना शुरू हुई तो वो ऐसा तो नहीं होता कि रात में बादल फट गए हों, धीरे धीरे फिर भीड़ बढ़ती है। और अगर उसका अंदाज़ा जरा भी होता तो शायद जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है, अभी इंक्वायरी रिपोर्ट तो बाद में आएगी, कि क्या उस समय जो जनरल बॉडी के टिकट लगातार जारी रहे। देखिए, जनरल बॉडी के टिकट बांटने वाला जो क्लर्क है वो अपने काम में लगा हुआ है, स्टेशन पर कुछ दूसरे लोग हैं, सिग्नलिंग पर दूसरे हैं, ट्रेन का कोई दूसरा व्यवस्था कर रहा है। क्या कोई ऐसे कोऑर्डिनेशन की भविष्य में हमें ज़रूरत होगी कि जब ऐसी भीड़ बढ़ती दिखाई दे तो हमें क्या करें? क्योंकि हमारे हाथ से आए दिन होते हैं। हम उन सुविधाओं को, वीआईपी सुविधाओं के लिए तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जब स्टेशनों पर इस किस्म का सा होता है तो शायद हम उसके बाद में पोस्टमार्टम ही करते हैं, जैसा कि हमारा विपक्ष या सत्ता पक्ष आपस में करता रहता है। मैं इसको पूरी साफगोई से कहना चाहता हूँ। अब आगे का रास्ता क्या हो? क्या हम सिर्फ इसी को बहस करते रहें जिसमें पैरालिसिस बाय एनालिसिस चलता रहता है? शायद मुझे लगता है कि आखिर एयरपोर्ट पर एंट्री क्यों रेस्ट्रिक्टेड होती है? कोई तो सुरक्षा के कारण होंगे। क्या हम सत्ता और विपक्ष मिलकर ऐसी इंतजाम नहीं कर सकते? अगर आप ऐसे कहेंगे तो उस समय भारतीय रेल सबकी भाभी बन जाती है कि हमें वहाँ पर, आपने देखा होगा कुंभ के मेले में भीड़ में लोगों को डंडे से ट्रेन के शीशे तोड़ते हुए, खिड़की तोड़ते हुए, अग्निवीर के मामले में भारतीय रेल को जलाते हुए, क्या उससे रेलवे सुधरेगी? और विशेषकर ये उत्तर भारत में मुझे लगता है कि इसको रोकने की ज़रूरत होगी। हम एंट्री के लिए रेस्ट्रिक्टेड रखें और अपनी रिजर्वेशन वाली पॉलिसी को भी हमें बदलना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर, अब हमारे पास में एआई या उससे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि कितनी भीड़ आने की संभावना है, उस समय कितनी वो होंगी, और उस समय अगर होगा तो हमारे पास जो रिजर्व वाली जो वो हैं, क्योंकि जो अक्सर राजधानी गाड़ियां हैं उसके अंदर सारा रिजर्व होता है, शताब्दी सारा रिजर्व होता है, बाकियों में जनरल डिब्बे, तो जनरल डिब्बे वाली किसी ऐसे प्लेटफार्म या उसके लिए हमारे पास में और भी एक्सपेंशन के प्लान चल रहे हैं। आनंद विहार हमने किया है। ऐसा नहीं है कि रेलवे में, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को पूरा करने के लिए लगातार बहुत काम हुआ है, और इसमें यह नहीं है कि कोई एक पक्ष जिम्मेदार है। आखिर किसी ने बीज बोए, किसी फल काट रहे हैं, जो पुराने वालों ने भी किया वो भी बहुत अच्छा था। इस वाली सरकार ने और भी किया है। इतनी 10,000 किलोमीटर की गाड़ियाँ जो रेलवे लाइन बिछाई हैं, नॉर्थ ईस्ट में बिछाया है, कश्मीर में फैलाया है। आप, मैं इस बात को अंतिम बात कहूँ उपलब्धियों की, 50 करोड़ अगर आप वादा कर रहे हैं दावा, तो क्या वो बिना रेल के पहुँच गए होंगे? बस से कितने पहुँचे होंगे? हवाई जहाज़ तो सिर्फ अमीर से पहुँचते हैं। तो ये वो कि हमारी उस उपलब्धि को सिर्फ इससे नकारा, लेकिन फिर भी आपका सवाल सिर माथे कि हमें बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अंतिम बात, क्या हमें 144 वर्ष, 12 वर्ष पुण्य तीर्थ, क्या इसकी वजह से हम दुनिया में ऊंचे जाएंगे? क्या हमारी ये तस्वीर जो अभी भगदड़ की थी और अब ये तस्वीर जा रही होंगी, तो क्या ये 21वीं सदी का भारत है? क्या ये दुनिया के उस नॉलेज सेंटर का भारत है कि जो IITs के लिए अपने को नाज करता है, जो इस बात पर नाज करता है कि अमेरिका को हम चला रहे हैं, इंग्लैंड में हमारे डॉक्टर हैं, हम अपना ही इंतजाम कर लें? क्या चीन के एक डीप सीक ने अमेरिका को हिला दिया है? क्या हमारा ऐसी भीड़ 50 का रिकॉर्ड, 100 करोड़ का रिकॉर्ड, क्या दुनिया के आगे कोई होगा? शायद मुझे लगता है कि वो और हंसेंगे कि आप अपनी उतरे। और क्या इससे हमारी सारी इंडस्ट्री पर असर नहीं पड़ेगा? हमारे यहाँ आने वाले टूरिस्ट, हमारे यहाँ बिजनेस करने वाले, क्यों चीन की हमारे पास में कंपनियां नहीं आ रही? हमारी आपकी बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन मैं उससे इतर जाते हुए, सर, किसी भी देश को अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। और किसी हिस्से में जाकर 50 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर डुबकी लगाते हैं, जो भारत और चीन की जनसंख्या को अगर हम छोड़ दें तो किसी भी दूसरे देश की जनसंख्या यहाँ पर जाकर ठहरती नहीं है। अगर सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो आंकड़ा पूरी तरह से सही है, तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा पर भी गर्व होना चाहिए। जो महाकुंभ का आयोजन न जाने कितने सालों से हो रहा है, और यहाँ पर जब आप आएंगे, बीती रात भी मैंने पूछा था, जो लोग यहाँ पर रह गए थे कि क्यों जाएंगे आप, इतनी भगदड़ मच गई, लेकिन वो प्रयागराज जाने को बेताब नजर आए थे।
तो उनको कैसे समझाएंगे? क्योंकि धर्म का अपना एक अलग अर्थ होता है, जिसको लोग जीते हैं, जिसको आत्मसात करते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि जब बड़े आयोजन किए जाएं तो फिर उनके लिए समुचित प्रबंध भी किए जाएं। अब सीधे दुष्यंत नागर जी आपके पास आते हुए, जब शोक का समय हो उस समय राजनीति से कोई भी पार्टी हो, क्या नहीं बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए, लेकिन सरकार को देख लीजिए आप। जो सरकार के समर्थक यहाँ बैठे हैं वो सरकार की जिम्मेवारी लेने के लिए उनको आगे आना चाहिए, सुधार की बात करनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि भैया अखिलेश जी ने तो सैफई महोत्सव कराया था। अरे अखिलेश जी ने तो एक दिन साल में सैफई महोत्सव करा दिया, आपका तो डेली सैफई महोत्सव से भी बड़ा महोत्सव चलता है। कितना पैसा ये सरकार है जो खर्च करती है प्रचार प्रसार के ऊपर, कितने सारे आयोजन होते हैं, वो सारा देश का पैसा खर्च करते हैं आप अखिलेश जी की आलोचना किसी और दिन कर लेते, आज मिलजुल के बात करते कि भविष्य में इस तरह की समस्याओं का किस तरह से निराकरण किया जा सकता है। लेकिन सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। और अजनिवेश अवस्थी जी कह रहे हैं कि भैया लोग आ जाते हैं। अरे अब लोगों की गलती है, लोग अगर कुंभ में जाना चाहते हैं तो लोगों की गलती है, लोग अमेरिका चले गए नौकरी के लिए तो लोगों की गलती है, वहां भी लोगों को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। आप लोग वहां बिना वैध कागजों के क्यों गए? आप नौकरी देते थे, यहाँ उद्योग बढ़ा देते तो लोग नहीं जाते। चित्रा जी, जब प्रधानमंत्री एक ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पे झंडी दिखाने के लिए जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी को ये जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए आके, और रेल मंत्री से बोलना चाहिए कि आप इस्तीफा करिए। आपके कार्यकाल में इस प्रकार से जिस तरह से रेलवे को भारी क्षति हो रही है, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। लेकिन अहंकार में डूबे हुए हैं, मिलजुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जी मेरा नाम लिया गया है, आई विल जस्ट चलिए, कुल मिलाकर जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, जल्दी से अजय आलोक जी क्लोजिंग कमेंट। अवनी जय जी जल्दी से। अवनी जय जी। नहीं चित्रा जी, मेरा नाम लिया गया है। दुष्यंत नागर ने कहा कि मैंने कहा है कि लोग आ जाते हैं, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा लोग आ जाते हैं। मैंने कहा कि जो लोग देख रहे थे कि खाली गाड़ियां इधर से उधर जा रही हैं, कोई को मैं पहुंच नहीं रहा, उनको ये देखना चाहिए कि ये भीड़ कितनी थी। मैंने कब कहा कि लोग अपने आप लोग आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? ये गलत मिसकोट करने की घटिया और टुच्ची आदत क्यों हो जाती है यहाँ पे इन लोगों को? आप मेरा रिप्ले कर दीजिए मेरा वक्तव्य। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ एबीपी न्यूज पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जब भी इस तरह से शोक का माहौल हो, देश के राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि उस समय राजनीति से वो बाज आएं। लेकिन इसी के साथ ही साथ चाहे रेल मंत्री हो, रेलवे प्रशासन हो या फिर उसके कर्मचारी हो, उनको ये जानना होगा कि अगर आपको कुर्सी दी गई है तो फिर आप उस कुर्सी का पूरा मान रखें और वो व्यवस्था करें जिसको लेकर भारतीय रेलवे ने अपनी दुनिया भर में पहचान बनाई। 18 लोगों की मौत बेहद दुखद है। 13 लोग अभी भी अस्पताल में जख्मी हैं जो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे ना हो, उसको रोकने के लिए क्या किए जाएंगे प्रबंध, और बीती रात जो हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों पर कब होगी कार्रवाई, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।